हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के बाद जो फोर्सेस निकाल रहे थे हम चार्जेस के ऊपर कूलम मेथड से निकाल रहे थे, कूलम लॉ से, वो निकालने का मेथड हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कूलम लॉ की लिमिटेशन थी, कूलम लॉ की ये लिमिटेशन थी कि हम जो फोर्सेस निकाल सकते हैं ज़्यादा वो पॉइंट चार्ज होने चाहिए या आपके पास वो स्फेरिकल बॉडी होएगा। तो उसके बिना अगर कोई और शेप की बॉडी है तो उस पर फोर्स नहीं निकल सकती कूलम लॉ से। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम आज सीखेंगे, इसके बाद हम अलग अलग शेप्स की बॉडी के ऊपर भी फोर्स निकाल पाएंगे। और इस चैप्टर में ना वैसे भी आगे जाके आपको फील्ड ही पढ़ना है, मतलब अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आज पढ़ेंगे, उसके बाद पोटेंशियल पढ़ना है या गॉस लॉ पढ़ना है, वो सारा कुछ फील्ड का ही वर्जन है। ओके, तो आज हम जो सीरीज स्टार्ट करेंगे दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये हमने आज देखना है। तो इससे पहले हम एक बार फील्ड समझ लेते हैं कि फील्ड क्या चीज होती है। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी हम सिंपल देखेंगे पहले कि थोड़ा सा देख लें इसको कि फील्ड क्या चीज होता है। तो फील्ड का मतलब होता है, एक बार मैं आपको बोल के बताता हूँ फिर पहले हम लिख लेंगे। तो फील्ड का मतलब होता है कि रीजन ऑफ स्पेस जहां पर कोई फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली डिफाइंड हो, हर पॉइंट पर हर टाइम के लिए। एक बार पहले हम इसको लिख लेते हैं फिर समझ पाएंगे इसको। फील्ड को अगर हम लिखें फील्ड, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, ए रीजन ऑफ स्पेस, ए रीजन ऑफ स्पेस वेयर फिजिकल क्वांटिटी, वेयर फिजिकल क्वांटिटी इज uniquely well defined at all points for all time। ओके, तो ये मतलब होता है फील्ड का, मतलब जनरल अगर हम देखें तो जैसे इसको अभी हम बताते हैं, देखते हैं इसको, इसका मीनिंग क्या है। मान लो कि हमारे पास कोई फंक्शन है फाई। ओके, ये जो फंक्शन है ये एक्स वाई जेड का एंड टी का, टी पे डिपेंड करता है, एक्स वाई जेड एंड टी कोऑर्डिनेट के ऊपर। ओके, तो ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये स्पेस के हर पॉइंट पर, रीजन ऑफ स्पेस, ये स्पेस के हर पॉइंट पर वेल डिफाइंड है, हर पॉइंट पर हर समय के लिए। यहाँ पे लिखा ना एक्स कोमा वाई कोमा जेड एंड टी, तो हर टाइम पर हर पॉइंट पर ये फंक्शन कोई डिफाइंड है किसी रीजन ऑफ स्पेस में। जैसे मान लो कि इस कमरे में मैं खड़ा हूँ, तो इस कमरे में अगर मान लो हमने ये कोई फंक्शन डिफाइन किया है, और सिंपल अगर समझने के लिए इस फंक्शन को हम ले लेते हैं कि ये फंक्शन है टेम्परेचर का, टेम्परेचर। तो हम देख सकते हैं कि इस कमरे के अंदर हर पॉइंट पर टेम्परेचर की कुछ वैल्यू हो। मतलब ये जो फंक्शन है ना, सपोज ये टेम्परेचर को डिफाइन करता है, तो यहाँ पर मैं एक्स वाई जेड टी के कोऑर्डिनेट भरकर किसी भी पॉइंट पर, एक्स वाई जेड तो पॉइंट को डिफाइन करता है ना, और टी टाइम को, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर हम क्या निकाल सकते हैं, टेम्परेचर की वैल्यू। तो निकाला जा सकता है कमरे के ऊपर किसी भी पॉइंट पर आप टेम्परेचर निकाल लो, और किसी भी समय निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास ऐसा रीजन है स्पेस का, यहाँ पर हमारे पास क्या डिफाइन हो, कोई फंक्शन डिफाइन हो हर टाइम के लिए और हर पॉइंट पर, एंड यूनिकली डिफाइंड हो। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट थिंग कि वो कैसे डिफाइन होना चाहिए, यूनिकली। ओके, तो जैसे अभी के लिए सिंपल समझने के लिए हम कह सकते हैं कि इस रूम पर कोई टेम्परेचर फील्ड डिफाइंड है, टेम्परेचर फील्ड डिफाइंड है इस कमरे के अंदर। ओके, क्योंकि इस कमरे के हर पॉइंट पर हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं। आप समझे ना बात को थोड़ा सा। अगर मान लो हम कोई दूसरी एग्जांपल लें, सपोज आपके पास जैसे एक पाइप है। ओके, कोई इस तरह से हमारे पास एक पाइप है, इस पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो इस तरह से मान लो कि वाटर फ्लो कर रहा है। ओके, तो इसके केस के अंदर भी सपोज हमने कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया, जैसे ये डिफाइन किया था, कुछ भी आप फंक्शन मान लो। ओके, जैसे हम कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे थीटा लिख लेते हैं। ओके, तो थीटा डिपेंड करेगा एक्स वाई जेड एंड टी के ऊपर।
ये फंक्शन कुछ डिफाइन किया हुआ है इसके ऊपर, है ना। और ये फंक्शन फोर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फंक्शन मान लो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है बात की नहीं। तो इसके फ्लूइड है, मान लो ये फ्लो कर रहा है इसके अंदर, जो वाटर इस पाइप में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो जो वाटर फ्लो हो रहा है पाइप के अंदर, तो इस पाइप में किसी भी पॉइंट के ऊपर हम उस वाटर के जो पार्टिकल होएगा उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। हम निकाल सकते हैं ना उसकी वेलोसिटी किसी भी टाइम पर और किसी भी पॉइंट पर जो फ्लूइड का पार्टिकल है, तो उसकी वेलोसिटी निकल सकती है। तो हम कह सकते हैं कि इस रीजन में, ये जो रीजन हमने बना रखा है, यहाँ पर वेलोसिटी फील्ड डिफाइन है। आप समझे बात है नहीं, है ना। कोई फील्ड डिफाइन है, वेलोसिटी फील्ड इस रीजन पे डिफाइन है, क्योंकि हम वेलोसिटी हर पार्टिकल की किसी भी टाइम पर निकाल सकते हैं इस रीजन के अंदर। इस रूम पर कोई टेम्परेचर फील्ड डिफाइंड है, क्योंकि टेम्परेचर इस रूम का किसी भी पॉइंट के ऊपर किसी भी टाइम पर निकाल सकते हैं, और वो एक्सप्रेस भी कैसे होएगा, यूनिकली एक्सप्रेस होगा। तो फील्ड का मतलब अगर हम थोड़ा सा जनरल देखें तो ये होता है। ओके, तो अभी लेकिन आपको तो सिंपल इतना ज्यादा वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये आपको डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि इस चीज का ना आगे जाके एक सवाल आता होता है यहीं पर, तो वहां पर इस चीज की आपको जरूरत पड़ेगी समझने के लिए कि ऐसा क्यों होता है। तो वो आगे जाके सवाल देखेंगे। अभी हमने लेकिन क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, अगर हम सिंपल लिख देना इसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब होता है, सिंपल अगर हम इसको लिख दें, इट इज अ फोर्स पर यूनिट चार्ज, ओके, is defined as इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसको थोड़ा हम रेज कर देते हैं, है ना, इसको रेज करते हैं। ओके, तो ये मतलब होता है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का। थोड़ा सा अगर हम इसको समझे ना, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ रही है पढ़ने की। ओके, सपोज आपके पास जैसे दो चार्जेस थे हमारे पास, एक का चार्ज है क्यू और दूसरे पार्टिकल का चार्ज है स्मॉल क्यू, और ये किसी आर डिस्टेंस के ऊपर पड़े थे। तो हमने पढ़ा था कि इनके बीच में एक फोर्स लगेगी, और उस फोर्स की वैल्यू हमने कितनी लिखी थी, F इज इक्वल टू के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कूलम लॉ से हमने इतनी फोर्स की वैल्यू लिख दी। ओके, तो हम ये तो जानते हैं इसके बीच में फोर्स लगेगी, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कि ये इस चार्ज के ऊपर फोर्स क्यों लगा रहा है, या ये वाला इसके ऊपर क्यों फोर्स लगा रहा है। तो उसी चीज को समझने के लिए हमें इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। समझे ना बात आप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से देखो कैसे हम अब इस चीज को समझ पाएंगे। हम इस तरह से समझेंगे कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ना, अगर हम सिर्फ इसी की बात करें, ये चार्ज पार्टिकल अपने आसपास क्या जनरेट कर रहा है, एक फील्ड जनरेट कर रहा है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ओके, इस तरह से इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी हर डायरेक्शन में इससे बाहर। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, ऑफ कोर्स हमने दोनों पॉजिटिव चार्ज ही लिए हैं, निकलेंगी तो इससे भी, लेकिन अभी हम इसी की बात कर रहे हैं। आप समझ रहे बात की नहीं, क्लियर है। तो इससे हर डायरेक्शन में क्या निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उन फील्ड लाइन में जब कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आ जाएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। ये हमारे पास कूलम लॉ के कारण जो फोर्स लग रही थी उसको समझने का एक मेथड है। हमने कैसे समझ रहे हैं चीजों को कि फोर्सेस क्यों लग रही है, ऐसे हवा से थोड़ी ना फोर्स लग जाएगी, बिना कोई इसके अंदर कोई कांटेक्ट नहीं बना, कुछ भी नहीं, और फोर्स लगने लगी है। तो फोर्स का नेचर क्या है, उस फोर्स का ये फील्ड नेचर है उसका, कि ये चार्ज की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है। उन फील्ड लाइन में जब कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आ जाएगा तो उसके ऊपर हम क्या कहेंगे कि कुछ फोर्स लग रही है, और उस फोर्स की वैल्यू इतनी होगी। ओके, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया है, देखो आपके सामने
फील्ड को डिफाइन कर रखा है हमने, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात ही नहीं, तो हम यहाँ पर किस तरह से लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, E इट इज इक्वल टू द F डिवाइडेड बाय Q। यही लिखा है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर दो। एक चीज यहाँ पर हमने थोड़ी सी एक और मेंशन करनी है, वो मेंशन होती है, यहाँ पे लिखा होता है बुक्स में भी, लिमिट Q टेंड टू 0। ओके, इस तरह से लिखा होता है, लिमिट Q टेंड टू 0। इसका मतलब यह है कि जो Q है ना हमारे पास, ये जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल हमने लिया है, इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है। इसकी वैल्यू कितनी है, 10 to 0 का मतलब है कि 0 के बहुत नजदीक। ओके, इसलिए इस चार्ज को हम एक नाम दे रखा है, उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। इसका एक नाम दे रखा है हमने चार्ज का, टेस्ट चार्ज। और क्योंकि फोर्स वेक्टर होता है तो फील्ड भी हमारे पास वेक्टर होगा, ये बात नहीं। तो ये फील्ड से मतलब होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब हम करेंगे क्या, हमें पता है कि इनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो हमने ये लिख रखी है, इस फोर्स की वैल्यू कर दो बस, यहाँ लिख लेते हैं। फोर्स की वैल्यू कितनी है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और इसको डिवाइड किससे करना है, क्यू से। तो क्यू से क्यू कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ गया। क्लियर हुई बात की नहीं आपको। तो ये जो हमने कंडीशन ली है, ये क्यों लिया कंडीशन, इसको देखो, कंडीशन लेने से ये मतलब है, देखो ये चार्ज को हमने बहुत छोटा कंसीडर किया है। तो छोटा इसलिए कंसीडर किया है क्योंकि इस चार्ज की वजह से भी कुछ फील्ड लाइंस बनेंगी ना, इसकी वजह से भी फील्ड लाइंस बनेंगी। अगर हम इसको छोटा लेंगे तो उन फील्ड लाइन की जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी। जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, ये देखो हमने जो फॉर्मूला निकाला है कि ए क्यू बाई आर स्क्वायर, अगर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी। तो यहाँ पर अगर हम इस चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉल लें तो फील्ड क्या होएगी, स्मॉल आएगी फील्ड। तो वो जो इसकी फील्ड होएगी वो इसकी फील्ड को डिस्टर्ब ना कर पाए। आप समझ रहे नहीं बात के नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू चार्ज की वजह से। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो इतना आ गया। इसको थोड़ा सा हम देखते भी है कि इसका मीनिंग क्या आएगा, अभी हम इसको देखते हैं। अभी तो जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है कि उसकी वैल्यू हमने निकाली है के क्यू। अभी हम बस मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला निकाला है। यहाँ पर ई क्या है, ई अपने पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू। क्यू चार्ज की वजह से, क्यू चार्ज की वजह से फील्ड है। जो यहाँ पे चार्ज दिखाई दे रहा है ना, उसकी वजह से फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, आर डिस्टेंस की दूरी पर। ओके, जैसे सपोज करो कि हमारे पास यहाँ पर चार्ज पड़ा हुआ है, इसी को हम बनाते हैं प्लस चार्ज क्यू पड़ा हुआ है, इससे आर डिस्टेंस की दूरी पर जो फील्ड की वैल्यू होगी वो ये होगी के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला तुमने याद रखना है बिल्कुल दिमाग में डायरेक्टली कि फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्यू क्या है, वो चार्ज है जिसकी वजह से हम फील्ड पता कर रहे हैं, और आर अपने पास क्या होता है, आर वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पे हम फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हैं। ओके, अब फील्ड की डायरेक्शन भी होती है, तो डायरेक्शन कैसे बनेगी, इस पॉइंट के ऊपर इस चार्ज की वजह से, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरह से, अवे फ्रॉम दी चार्ज। चार्ज पॉजिटिव है ना, तो इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से, अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर चार्ज नेगेटिव होता, ओके, तो फिर उस पॉइंट पर फील्ड चार्ज के अलोंग हो जाती, टुवर्ड्स द चार्ज हो जाती। अलोंग तो अभी भी है लेकिन फिर टुवर्ड्स द चार्ज हो जाती। मान लो कि यहाँ पर हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से आर डिस्टेंस पर हम फील्ड निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, चार्ज की तरफ, इस तरह से, इसी चार्ज की तरफ। ओके, किसी भी पॉइंट पर जो फील्ड की डायरेक्शन होती है, अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो चार्ज की तरफ ही होती है, अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ
जैसे ये है तो उस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी, चार्ज से अवे। समझ ना बात? तो इस तरह से फील्ड की डायरेक्शन हम निकाल लेंगे चार्ज का साइन देखकर। एंड जो मैग्नीट्यूड होएगा वो तो इतना ही होता है कि चार्ज की वैल्यू डिवाइडेड बाय जिस पॉइंट पर फील्ड निकाल रहे हैं उस पॉइंट का चार्ज से कितना दूरी है, तो के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इस तरह से। ओके, तो अगर हम सपोज हम फील्ड की यूनिफॉर्म एक चार्ज है हमारे पास, इसकी वजह से फील्ड लाइन की डायरेक्शन बनाए, तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, इस तरह से। चार्ज क्योंकि पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव चार्ज से कैसे होती है, अवे, उसी चार्ज से दूर। और अगर चार्ज सपोज नेगेटिव होता तो कैसे हो जाती फील्ड की डायरेक्शन, इसी चार्ज की तरफ। तो एरो बस हमने कैसे बनाना है, फिर उस चार्ज की तरफ बना देना है, इस तरह से, इस तरह से। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चार्ज से अवे। चार्ज नेगेटिव होता तो चार्ज के टुवर्ड्स हो जानी थी फील्ड लाइन की डायरेक्शन। क्लियर है? हो सकता है कि थोड़ा सा पहली बार आपको दिखने में लगे, लेकिन है बहुत सिंपल। एक दो बार आप चीजों को देखोगे तो बहुत इजी लगेगी। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं कि हम फील्ड को कैलकुलेट कैसे करेंगे। ओके, कि फील्ड को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो आगे हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ द फील्ड। ओके, तो यहां हम लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कैलकुलेशन करनी है ये दो टाइप्स की हमें बॉडीज के लिए करनी है। ओके, एक को बोलते हैं हम डिस्क्रीट, हमारे पास बॉडी है, चार्जेस है वो डिस्क्रीटली पड़े हुए हैं। फॉर डिस्क्रीट चार्जेस, और एक हमने करनी है कॉन्टिन्यूस के लिए, कॉन्टिन्यूस के लिए। ओके, तो दो टाइप के आ गए, ये कॉन्टिन्यूस के स्पेलिंग पता नहीं मिस्टेक हो सकते हैं। कॉन्टिन्यूस चार्जेस, ये बात की है। डिस्क्रीट चार्जेस के लिए एक हमारे पास, कॉन्टिन्यूस चार्जेस के लिए हमने फील्ड की वैल्यू पता करनी है। तो पहले डिस्क्रीट के लिए देखते हैं हम। तो डिस्क्रीट के लिए हम मतलब चार्जेस का सिस्टम पता है हमें, डिस्क्रीट चार्जेस का, तो हम फील्ड कैसे निकालेंगे, है ना। तो सपोज इसके लिए अभी हम देख रहे हैं ना डिस्क्रीट चार्जेस। ओके, जैसे एग्जांपल ये ले लेते हैं कि मान लो अपने पास यहाँ पर चार्जेस पड़े हुए हैं दो, ट्रायंगल के इन दोनों वर्टेक्स के ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है। यहाँ पे चार्ज पड़ा है स्मॉल क्यू। ओके, Q1 लिख लो, यहाँ पे चार्ज लिख लो Q2, इस तरह से ट्रायंगल के वर्टेक्स के ऊपर ही हमारे पास चार्जेस पड़े हुए हैं। और हमें इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, बस इस पॉइंट के ऊपर हमने क्या निकालना है, फील्ड। इस पॉइंट के ऊपर फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये डिस्क्रीट चार्जेस का मतलब हो गया कि अलग अलग पड़े हैं, चार्ज दूर दूर है ना ये, तो अलग अलग चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर फील्ड हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें पता है वेक्टर के साथ जब भी डील करते हैं सबसे पहले क्या बनेगा, फील्ड की डायरेक्शन। सपोज कर लो आप कि ये वाला चार्ज नेगेटिव है, Q2 वाला, Q1 पॉजिटिव है एंड Q2 नेगेटिव है। तो उससे पूछा है कि ये जो पॉइंट है ना तुम्हारे पास, इस पॉइंट सपोज ए, इस पॉइंट के ऊपर फील्ड की आप बताओ क्या वैल्यू होगी एंड डायरेक्शन क्या होगी। तो सबसे पहले इसकी वजह से इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन क्या बनेगी, ऐसे अवे फ्रॉम चार्ज बनेगी, क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है, दिस वन इज पॉजिटिव, आगे कुछ नहीं लिखा तो मतलब चार्ज पॉजिटिव है। इसकी वजह से डायरेक्शन बनेगी ऐसे, और नेगेटिव चार्ज है तो उसकी वजह से डायरेक्शन कैसे बन जाएगी, और उसकी वैल्यू कुछ E2 होएगी उसी चार्ज की तरफ। अगर चार्ज पॉजिटिव होता है तो चार्ज से अवे बनेगी डायरेक्शन, चार्ज नेगेटिव है तो उस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन क्या बनेगी, चार्ज की ही तरफ। ओके, एंड सपोज ट्रायंगल इक्विलेटरल थी, तो मतलब ये सारे एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है, और ये साइड की लेंथ है अपने पास आप मान लो a, तो सारे यही होंगे, ये भी यही होगी, ये भी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने फील्ड की बना ली डायरेक्शन, उसके बाद हम फील्ड को रिजॉल्व करेंगे। तो फील्ड को अगर हम रिजॉल्व करें तो इस फील्ड का E1 का x के लॉन्ग कंपोनेंट जो आ जाएगा ये एंगल 60 होगा, क्योंकि वही बात होगी, कॉरस्पॉन्ड एंगल हो गई ये। तो
सो दिस इज द E1 कॉस ऑफ एंगल 60 डिग्री, और इसी फील्ड का वर्टिकल डायरेक्शन में साइन आ जाएगा E1 साइन ऑफ एंगल 60 डिग्री। ओके, तो क्लियर होगा, मैं समझ सकता हूँ यहाँ तक तो सबको। उसके बाद इस फील्ड का जो कंपोनेंट होएगा इस डायरेक्शन में, है ना, इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होएगा, ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स, है ना। तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में फिर कितना हो जाएगा, E2 साइन ऑफ एंगल 60 डिग्री, और इसका इधर कॉस हो जाएगा, E2 कॉस ऑफ एंगल 60 डिग्री। तो हमने फील्ड की डायरेक्शन बना ली। उसके सेकंड स्टेप क्या करना होता है, फील्ड को क्या करते हैं हम, रिजॉल्व करते हैं। मतलब वेक्टर, क्योंकि फील्ड वेक्टर है ना, तो वेक्टर के साथ हमेशा ऐसे डील करते हैं, पहले उसकी डायरेक्शन बनेगी, फिर उसको क्या करेंगे, रिजॉल्व, तीसरे स्टेप में वेक्टरली हम ऐड कर देंगे। तो अब इस पॉइंट पर जो नेट फील्ड होएगी वो हम कितनी लिख पाएंगे,